में अब वक्त हो चला है आज के मैनेजमेंट के साथ जुड़ने का। और आज हम बात करने वाले हैं अनुपम रसायन के मैनेजमेंट से। कंपनी का नाम कस्टम सिंथेसिस और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में देश की लीडिंग कंपनियों में शुमार है और कंपनी एग्रो, फार्मा, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल्स बनाती है। और कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो मिले जुले रहे हैं। तिमाही आधार पर देखा जाए तो आय में करीब 16% का इजाफा दर्ज हुआ है, जबकि मुनाफा 151% बढ़ा है। इसके साथ ही मार्जिन्स में हमने सुधार आता हुआ देखा है। हमारे साथ विशाल ठक्कर, सीएफओ अनुपम रसायन जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए नतीजों पर ही बात करते हैं। काफ़ी मिक्स रहे हैं। वैसे में रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पे अगर मैं FY25 की आने वाली तिमाहियों की बात करूं तो आप क्या गाइडेंस देना पसंद करेंगे सर? पहले तो थैंक यू आपको, आप हमें आपके चैनल पे लेके आए उसके लिए। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये तिमाही का जो परफॉर्मेंस था सेल्स का, उसमें आपने 15% के ऊपर का आपने ग्रोथ हमारा देखा होगा। 295 करोड़ के आसपास आ गए। हमारा ये मानना है कि आगे जाते हुए ये नंबर्स और भी इम्प्रूव होंगे। तो लास्ट क्वार्टर से हमारा ये क्वार्टर Q1 से Q2 हमारा बेहतर रहा, Q2 से Q3 बेहतर रहना चाहिए और Q4 सुनिश्चित तौर पे हमें लग रहा है कि वो बेहतर रहेगा। मार्जिन्स की बात करें तो हमने हमेशा से ये गाइड किया है कि 25 से 27% का EBITDA मार्जिन का नंबर आप हमें हमारा लेके चले तो हम सही सही दिशा में रहेंगे और सही मायने में रहेंगे। हमारी अनुमान ये है कि अगले 2 तिमाही में भी यही आंकड़े आपके दिखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्जिन। ये अगर आप देखेंगे तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में एक जो नमी थी उसके चलते ये नंबर की आप परफॉर्मेंस आप थोड़ा सा वीक देख रहे हैं वाई बेसिस पे। जो हमारा ये मानना है कि Q2, Q3, Q4 सो बेसिकली H2 में वो आंकड़े सुधार के कगार पे है और हमें लग रहा है कि वो नंबर्स अच्छी तरह से वापस परफॉर्मेंस पे आ जाने चाहिए। वो आने से और साथ में हमारा फार्मा और पॉलीमर का जो पोर्टफोलियो है जो हमारा एक्सपांड हो रहा है, जिसके चलते हमें लग रहा है कि H2 सुनिश्चित तौर पे बेहतर रहना चाहिए H1 से। ऑलराइट, विशाल, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो जरा बताइएगा ओवरऑल डिमांड सिनेरियो एग्रोकेमिकल सेक्टर में किस तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी तर्ज पर करंट इन्वेंट्री सिचुएशन आपकी क्या होगी? करेक्ट। सो देखिए, एग्रोकेम आपने जैसे आपने भी हाईलाइट किया, एग्रोकेम थोड़ा सा नमी की माहौल में है, उसमें डिमांड थोड़ी सी वीक रही थी। लास्ट 4 क्वार्टर अगर हमारे भी देखें तो भी वीक थी और ओवरऑल एग्रोकेमिकल सेक्टर में वीकनेस आपने लास्ट 6 क्वार्टर से देख रहे हो। और अभी भी ऐसा नहीं कि एग्रोकेमिकल सेक्टर एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो रहा है, पर ये हम देख रहे हैं कि भाई जो पुराना था उससे थोड़ा बेहतर आ रहा है। जो हमारा H1 था उससे हमें H2 में एग्रोकेम में भी थोड़ा सुधार दिख रहा है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी, हमारा ये मानना है कि FY26 विच इज बेसिकली जो कैलेंडर 25 जो रहेगा अपने यूरोपियन कस्टमर्स का और जापानीज कस्टमर का, वो हमें लग रहा है कि वो उसमें हर एक की उम्मीदें बेहतर है और गाइडेंस भी बेहतर है। वो हमारे जो कस्टमर उनका भी हमारे तरफ हमको जो गाइडेंस दिया हुआ है जो ऑफटेक का, वो भी ज्यादा है। उसके चलते हमको लग रहा है कि वो 26 का साल बहुत ही बेहतर रहना चाहिए कंपेयर टू 24 और 25। तो ये हमारा मानना है। विशाल, ये बताइएगा करंट ऑर्डर बुक का जो आंकड़ा सामने आया है 8,919 करोड़ के आसपास का है। अब इसमें से बताइएगा कि रेवेन्यूज कैसे इस तिमाही इस वित्त वर्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या इसके अलावा ऐसे कोई एडिशनल ऑर्डर्स हैं आपके रडार पर? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक तो कि भाई देखिए, कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन चालू है तो उसके चलते आपके वो ऑर्डर का जो भी है वो तो रहेगा। पर आज का अगर हम बात करें तो आपने सही से बताया कि 9,000 करोड़ के हमारे ऑर्डर बुक है। अगर उसको मैं विभाजन करूं तो टिपिकली और LOI को आप 2+2+2 साल का देखते थे। 2 साल आपको लगता है कि आपने R&D से LOI तक लाने में, 2 साल लगता है LOI से कमर्शियल होने में और 2 से 3 साल लगता है कमर्शियल से उसको आप फुल रैंप अप को ले जाने के लिए। अगर आप देखें तो 2022 में जो हमने LOI साइन किए थे वो 2600 करोड़ के अंदाजित नंबर था। तो वो 2600 को अगर मैं 5 या 6 साल के एवरेज से डिवाइड करूं तो 450 से 500 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आना चाहिए पीक बेसिस पे। हमारा मानना ये है कि इस साल में हम 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू वहां से करना चाहिए, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो 50% जो अनुमानित रेवेन्यू आना चाहिए उसका 50% उसमें से हो गया होगा और अगले 1 या 2 साल में वो फुल रैंप अप आ जाएगा। और अगले 2 साल में बाकी के जो हमने जो 2023 में 2024 में जो LOI साइन किए उसका कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा एंड उसका फिर रैंप अप चालू रहेगा आगे जाते हुए।
तो ये हमारा मोटा-मोटी हमारा आंसर ये है। विशाल, ये बताइएगा पॉलीमर सेगमेंट की परफॉर्मेंस में क्या फिलहाल अपडेट है, किस तरह की परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है, और साथ ही ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फ्लोरिनेशन में इसका कंट्रीब्यूशन इस पूरे सेगमेंट में किस तरह से होता हुआ हम देखेंगे, जरा समझाइएगा। तो देखिए पॉलीमर में अगर आप देखेंगे तो पॉलीमर टिपिकली थोड़ा लंबा समय लगता है कन्वर्जन में, बिकॉज उसमें क्या टेस्टिंग प्रोसेस थोड़ी ज्यादा रहते हैं और समय लगता है। पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पिछले 5 कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें से 4 एलओआईज के अंदर आपका पॉलीमर है एंड फ्लोरिनेशन भी है। तो आपने जो दो जो मुद्दे जो लिए वो बहुत ही सही से बात की है कि भाई पॉलीमर में आपको ट्रैक्शन दिखना चालू होगा आगे जाते हुए अगले 2 साल में। और दूसरा फ्लोरिनेशन के आने से क्या हुआ है कि जो हमने जितनी भी मेहनत की थी पिछले 5-6 साल में, उसका टेनफैक का एक्विजिशन से उसमें हमें हमारे सप्लाई चेन की सुनिश्चितता हम लोग बरकरार कर पाए। वो करने के चलते हमारे कस्टमर्स हमारे पे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनको सप्लाई कर सकते हैं ये फ्लोरिनेटेड मॉलिक्यूल्स। और उसके चलते अगर आप देखेंगे तो हमारे नए एलओआईज जो आए उसमें ज्यादा ज्यादा प्रतिशत फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री के इन्वॉल्व वाले प्रोडक्ट्स है। तो आपकी बात सही है, ये दोनों का आपको दिखेगा। और आगे जाते अगर आप देखेंगे तो जापान हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी रहा है। जो आज 15% रहा है वो हमारा अनुमान है कि वो 30-35% जितना उसमें से कंट्रीब्यूशन आना चाहिए अगले 2 से 3 साल में हमारे रेवेन्यू का। विशाल, ये बताइएगा करंट केपेक्स प्लान को लेकर कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से केपेक्स प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन की ओर आ रहे हैं जिसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। तो केपेक्स अगर आप देखेंगे तो हमारा बड़ा जो केपेक्स हमने 2022 एंड में हमने जो स्टार्ट किया था वो अभी खत्म होने के कगार पे है। इस साल में हमारा पूरा केपेक्स एक्सपेंसेस हो जाएगा। दो प्लांट है जो हमने केपेक्स कर लिया है। आज की तारीख में वो अभी आपके टेस्टिंग फेज में है एंड टेस्टिंग है, और उसके बाद उसका वैलिडेशन होगा और उसके बाद उसका कमर्शियलाइजेशन। तो आज ज्यादातर केपेक्स हमारा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो ये साल में हम खत्म करने की हमारी प्लानिंग है। विशाल, डेट को लेकर क्या गाइडेंस देंगे? फिलहाल लगभग 1327 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है अगर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डेट को कंसिडर करें। इसके साथ साथ आपका आउटलुक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर कैसा दिखाई दे रहा है? तो डेट को मैं 2 भाग में विभाजित कर लेता हूँ। जो मेरी लॉन्ग टर्म डेट है वो ज्यादातर हमारी वो शून्य करने की कोशिश रहेगी। और वो हमने हमारे जब हमने प्रेफरेंशियल इश्यू और जब वारंट्स इश्यू किए थे तभी भी हमने बोला था। तो वो जो नंबर है हमारा वो नंबर अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में वो पैसा आ जाएगा, जिससे हम उसको वो डेट को हम पे कर देंगे और मोटा मोटी नेट डेट 0 पे पहुंच जाएंगे। वर्किंग कैपिटल डेट है वो आज की तारीख में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा है, तो यूटिलाइजेशन थोड़ा ज्यादा है। हमारा ये मानना है कि आगे जाते हुए ग्रोथ जैसे ही आना चालू होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल स्लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री लिक्विडेट कर पाएंगे और आपका जो डेटर टाइम है वो भी कम हो जाएगा। उसके चलते हमारा यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होना चाहिए। और प्लीज मानिएगा कि भाई उस टाइम पे हमारा ग्रोथ होगा तो हायर रेवेन्यू पे हम लोग हमारा डेट लेवल ये या उससे कम आएगा। तो आज की तारीख में मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो नया कोई केपेक्स का खर्चा नहीं होने वाला है, नया कोई डेट हम लोग आज लेने के कोई हमको दिख नहीं रहा है कि कोई बड़ा कुछ डेट का कुछ रिक्वायरमेंट आएगा। राइट विशाल, धन्यवाद, आपने समय निकाला और सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद।